नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक जो खबरें मिली उसके मुताबिक ईरानी पोर्ट से भी 2 या 3 जहाज निकले, हॉर्मुज से होकर गुजरे और अमेरिकी नाकेबंदी का सामना किए बगैर। और खबरें ये भी है कि अमेरिकी नाकेबंदी का कोई खास असर नहीं है, या अमेरिका ने ऐसी कोई खास नाकेबंदी की नहीं कि जिसके तहत 10, 12, 15 तेल टैंकर या जहाजों की तलाशी ले या रोकथाम करे। और दूसरी बड़ी खबर चीन से आई है। चीनी राष्ट्रपति के हवाले से चीन में 2 खास मीटिंग्स हुई है। एक यूएई के क्राउन प्रिंस की, दूसरी स्पेन के हेड ऑफ स्टेट की। और शी जिनपिंग की तरफ से जो बयान आया वो बहुत मायने रखता है। एक तरह से चीन की तरफ से कहा गया कि ईरान के पोर्ट को नाकेबंदी करना या ब्लॉकेट करना यह खतरनाक है और इसे किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और शी जिनपिंग ने अपने हिसाब से कुछ व्याख्या की है, पीस की कोई फॉर्मूला बताया, वो आगे हम बताएंगे। ये 4 पॉइंट शी जिनपिंग की तरफ से बयान में, बातचीत में जो आए हैं। लेकिन खास बात ये, जैसा कि मैंने कहा, कुछ जहाज गुजरे हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही बड़ी कि अगले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान में एक बार फिर से मीटिंग हो सकती है अमेरिका और ईरान के बीच। जो मीटिंग बेनतीजा हुई थी, जिस मीटिंग के तुरंत बाद या मीटिंग खत्म होते ही अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने बाहर आकर मीडिया के सामने कहा था कि हमने ईरान को बहुत बेहतरीन और शानदार प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी और अब हम वापस लौट रहे हैं। अब खबर आ रही है, रॉयटर्स ने कहा है, सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष सप्ताह के अंत तक पाकिस्तान लौट सकते हैं। आज मंगलवार है, इस सप्ताह के अंत मतलब 3 या 4 दिन। खबर में यह कहा गया है कि मंगलवार को रॉयटर्स को पता चला या बताया गया कि अमेरिका और ईरान की वार्ता टीम इस सप्ताह इस्लामाबाद लौट सकती है, ताकि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत फिर से शुरू हो सके। और इसी में यह भी है, कोई निश्चित तारीख नहीं हुई है, लेकिन शुक्रवार से रविवार के बीच ईरान ने अपने समय को खाली रखा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर बता रहा हूं। दूसरी, जैसा कि मैंने कहा, नाकेबंदी के 24 घंटे बाद भी कुछ हुआ नहीं। और चीन की दखल, चीन की प्रतिक्रिया, और अमेरिकी नाकेबंदी से सबसे अधिक प्रभावित चीन होगा, क्योंकि ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है। और नाकेबंदी के तहत अगर ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले तेल टैंकर्स को अमेरिका रोकता है, तो उसका सबसे अधिक खामियाजा चीन भुगतेगा। इसलिए चीन की तीखी प्रतिक्रिया आई। और इसमें, जैसा कि मैंने कहा, सऊदी ने अपील की है अमेरिका से कि इस नाकेबंदी को बंद किया जाए। यूएई ने अपील की है बीजिंग में शी जिनपिंग से। तो क्या होने जा रहा है? और क्या अगले 3 दिन में एक बार फिर से वही मीटिंग जो बिना नतीजे के खत्म हुई फिर से शुरू होगी? शुरू होगी तो कहां से शुरू होगी, किन शर्तों पर होगी? कई तरह की खबरें आई है। उन खबरों की बात हम खास मेहमानों के साथ बातचीत के दौरान करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे अरसे तक बीबीसी के साथ रहे नरेश कौशिक जी, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, लगातार बारीकी से इन पूरी घटना पर, इन घटनाक्रम पर उनकी नजर है। और दूसरे बॉबी नकवी, जिनसे लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मुखातिब हैं, गल्फ न्यूज के लंबे समय तक एडिटर हैं। पहला सवाल बॉबी नकवी आपसे ही। तमाम तरह की वेबसाइट और खबरों को खंगालने के बाद अब लग रहा है कि अगले 3 दिन में इसका मतलब फिर मीटिंग हो सकती है। और इस मीटिंग की अगर भूमिका देखें तो क्या नाकेबंदी का फेल होना, या नाकेबंदी सिर्फ ट्रंप की एक पोस्टरिंग थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना? क्लैश रिपोर्ट के हिसाब से मैं दिखा रहा हूं कि 2 या 3 जहाज ईरानी पोर्ट से भी गुजरे। तो कैसे देखते हैं इसको, लेटेस्ट अपडेट को? जी अजीत जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार और सलाम। अ, देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ब्लफ और ब्लस्टर जो रहता है, हमेशा की तरह उसके पीछे ऐसा लगता है कि कुछ पक रहा है। और आज जो दिन भर जो गतिविधियां रही बीजिंग में, खास तौर पे से उनसे ऐसा लगता है कि बीजिंग अब डायरेक्टली इस डिप्लोमेसी में कूद चुका है और काफ़ी कंट्रीज़ को वो मैनेज कर रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ को वो इंगेज कर रहा है। उसने ना सिर्फ अपनी एक मैसेजिंग दी है अमेरिका के लिए, पहले उसने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया। देखिए, उसने कहा कि साहब, हमारे जहाज़ तो ईरान के पोर्ट से आएंगे और उनको आप रोकने की कोशिश मत करिएगा। हमारी एनर्जी डील है, उसी डील के तहत हमारा तेल, हमारे जहाज़ ईरान के पोर्ट से आते हैं
और उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे नहीं रोका जा सकता। और वो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने उसको फिर उस वार्निंग को या धमकी को जो भी कहें, उसको कुछ उस पे कोई एक्शन नहीं लिया और उनके जहाज निकले हैं वहां से। आज दिन भर में करीब-करीब 3 ऐसे जहाज निकले हैं। ये तीनों जहाज उस रूट से निकले हैं जो ईरान ने नया रूट बनाया है लरक आइलैंड और हॉर्मूज आइलैंड के पास से। ये ईरान का बनाया हुआ नया रूट है और इसी रूट से अब जहाज आ जा सकते हैं ईरान आईआरजीसी के अप्रूवल के बाद और आईआरजीसी को टोल देने के बाद। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया उसका क्या हुआ? जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रम्प साहब की पोस्चरिंग थी, ट्रम्प साहब का ब्लफ और ब्लस्टर था, उसमें कुछ होना जाना नहीं था। मेरा अंदाजा यही था कि ये कुछ दिनों के ब्लॉकेड के बाद अल्टीमेटली दे विल रिटर्न बैक टू द नेगोशिएशन टेबल और वैसा ही होने जा रहा है ऐसा लगता है। अब ये इसके पीछे देखिए कई ताकतें काम कर रही हैं जिसमें सबसे मेन जो है वो है चाइना। चाइना ने अपना पहले इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया और उसके बाद फिर सारी कंट्रीज से बातचीत की है और कर रहे हैं। आज बीजिंग में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, वियतनाम के कोई लीडर, फॉरेन मिनिस्टर और इनके अलावा जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी कई कंट्रीज से बातचीत कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब जाहिर बात है कि चाइना पाकिस्तान के टच में भी होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि वी आर रेडी टू होस्ट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन इस्लामाबाद। तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव रिस्पांस हर पार्टी से मिल रहा है और जैसा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि आने वाले वीकेंड पे यानी फ्राइडे से लेके संडे के बीच में ये डेलीगेशन लेवल की बातचीत दोनों फिर से शुरू हो सकती है। सेकेंड राउंड वहां इस्लामाबाद में हो सकता है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस लेवल की बातचीत होगी। क्या जेडी वैंस दोबारा आएंगे 18 घंटे की फ्लाइट लेके इस्लामाबाद या कोई टेक्निकल टीम भेजेंगे? तो बहरहाल ये सारी चीजें क्लियर होनी है। कुल मिला के अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उनका जो उन्होंने जो धमकी दी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके, वो सब धमकी सिर्फ धमकी ही है और ट्रैफिक जो आना जाना था वो आ रहा है। और इधर ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ईरान भी बहुत ज्यादा उसको एग्रेसिवली उस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी अपनी तरफ से कोई वो ऐसा प्रोवोकेशन नहीं कर रहा है जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो या कोई अमेरिकी नौसेना और ईरान की आईआरजीसी जो सिपाह नौसेना है उसमें कोई झड़प हो या कोई टैंकर को या कोई जहाज को डिटेन किया जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा अच्छा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और क्लैरिटी मिलेगी और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में 48 घंटे में कोई डेट अनाउंस हो जाए और किस लेवल पे बातचीत होगी वो अनाउंस हो जाए। अब जाहिर बात है कि चूंकि एक राउंड हो चुका है बातचीत का इस्लामाबाद में और राइटिंग में दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी पोजीशंस जो है वो क्लियरली मेंशन की है और उसको एक्सचेंज किया है। तो वो दोनों कंट्रीज अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं, तो बातचीत वहीं से शुरू होगी और बातचीत मुझे लगता है दो ही मुद्दों पे होगी। पहला है वो यूरेनियम का मामला। यूरेनियम का क्या होगा? न्यूक्लियर जो यूरेनियम 441 किलोग्राम जो 60% का एनरिच यूरेनियम है उसका क्या होगा? जो ईरान से पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहता है अमेरिका, उस पे क्या कोई कंसेशन देने के लिए ईरान तैयार होगा? और दूसरा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का होगा। यही दो मुद्दे हैं। अगर इन पे प्रोग्रेस हो जाएगी तो हो सकता है कि वहीं फिर ऐलान हो जाए कि साहब सीज फायर जो है फिर वो एक्सटेंड किया जाता है। अब इसमें जी। एक चीज जो खबरें आई है अमेरिकी मीडिया के हवाले से, आप भी अवेयर होंगे कि वहां ईरान 5 साल तक के लिए तो कमिटमेंट देने को तैयार था कि फर्दर एनरिचमेंट नहीं होगा बम बनाने की दिशा में या ऐसा। अमेरिका 20 साल का कमिटमेंट चाहता था। अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 महीने का ले लेते, नवंबर तक का कमिटमेंट ले लेते, उसके बाद देखा जाता फिर उनको। हम्म खैर, देखिए अब ये
ये मेरे ख्याल से दोनों तरफ से एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। अमेरिका चाहता है 20 साल का कमिटमेंट। भाई अमेरिका के पास इस टाइम न्यूक्लियर अगर प्रोलिफरेशन की बात करें तो उसको इन्फोर्स करने के लिए एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है, वो है आईएईए। वो ये सब काम करता है, वही कंट्रीज से कमिटमेंट ऑफर करता है और उसी का एक मेजर रोल था जब 2015 में अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जेसीपीओ डील साइन करी थी ईरान के साथ में। तो इसमें अगर कोई कमिटमेंट होना अगर कमिटमेंट अगर चाहिए तो एक रीजनेबल कमिटमेंट हो सकता है। दूसरा एक कंसेशन ईरान ये दे सकता है कि किसी थर्ड कंट्री में उस एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर कर दे, जो करीब 1000 पाउंड का जो यूरेनियम वहां पे अंडरग्राउंड है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में। और वो न्यूट्रल कंट्री जो है वो रशिया हो सकती है। रशिया ने पहले भी कहा है और आज इस बात को फिर दोहराया है। और इत्तेफाक से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जैसे मैंने पहले बताया, आज बीजिंग में हैं भी। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के एक मिला जुला फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जो दोनों की, चाहे वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, लेकिन फिर भी वो एक का रास्ता बने, ऐसा कुछ फॉर्मूला मेरे ख्याल से आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में निकल के जरूर आएगा। जी। चलिए देखते हैं, वापस आते हैं, कई और सवाल है लेकिन नरेश कौशिक साहब को शामिल करते हैं। नरेश जी, अगर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इस वीकेंड में अगर बातचीत फिर शुरू होती है, तो फिर लौट को के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति है। भाई आपने अगर यही बात होनी ही थी उसी कंडीशन पर, तो ये नाकेबंदी करेंगे, किसी जहाज को हम गुजरने नहीं देंगे, हमने अपनी नेवी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, एक भी जहाज गुजरेगा नहीं, ईरान का तेल का धंधा बंद कर देंगे। ये सब नाटक करने की जरूरत क्या थी? नहीं, जब भी कोई बातचीत होती है तो बातचीत के साथ में हर पक्ष अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रखता है। तो ये भी अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश रही है, क्योंकि अगर पहले ही दिन समझौता कर लेते तो ये बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रगति हुई थी उस दिन। आप जो है जेडी वांस ने अमेरिकी मीडिया में, खासकर फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा भी है कि उनको वहाँ प्रगति हुई थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो विफल हुई है, जैसा उसके बाद उस वार्ता के टूटने के बाद ये जगह-जगह कहा गया। लेकिन ट्रंप जो है, ट्रंप तो ट्रंप है ना, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो शगुफ़ा छोड़ेंगे ही ना, जिसमें उनको लगे कि उनका अपर हैंड है। तो हम्म। वही दिखाने के लिए उन्होंने ये हार्मूज़ वाला मामला ये फिर से छोड़ा, और ये कहा जाता है कि ये जो बात है ये पहले से इसकी तैयारी थी। अमेरिका में ये वहाँ का पेंटागन ने ये प्रस्ताव काफ़ी पहले रखा था, जो उन्होंने ये पहले से तय किया था कि अगर बातचीत में कुछ नहीं निकला, तो हम ये करेंगे, और वही उन्होंने किया। तो हुआ क्या है, अब जो मेरे विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें राष्ट्रपति शी, जो चीन के सर्वोच्च नेता हैं और दुनिया की दूसरी महाशक्ति के नेता हैं, ओ उसने उनका इसमें सीधे-सीधे इन्वॉल्वमेंट अब दिख रहा है। आज उन्होंने जो बयान दिया है, जो मैं समझता हूँ कि इस पूरे युद्ध के बाद से पहली बार उनका सार्वजनिक बयान आया है कि जंगल राज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जब आपको ये, जहाँ आपकी सुविधा हो तब आप वहां से तेल के जहाज निकलने दें, जब आपको सुविधा नहीं हो तब ना निकलने दें। ये आपके हिसाब से नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसका एक स्वरूप है, उसका पालन होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात तो शी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये स्टेट ऑफ हार्मूज के संदर्भ में उनका ये जो पहला बयान है ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इसमें ये है कि उन्होंने ये कहकर, और उसके साथ-साथ जो बातचीत की जो बात जो पर जो बल दिया है, उससे उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को फिर से एक संबल दिया है। क्योंकि मुझे भी पहले भी ये लगता था कि पाकिस्तान अपने दम पर ये बातचीत नहीं कर रहा। उसने ज़रूर इसके लिए ये तो कहा जाता था, और ये व्हाइट हाउस की तरफ से ये बाद में बताया भी गया कि उनसे स्वीकृति लेकर ही वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वो प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर भारत में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ हुई, और
टीका टिप्पणी हुई। लेकिन सच बात ये है कि व्हाइट हाउस ने उसको अप्रूव किया था। लेकिन जो बड़ा अप्रूवल जो चीन के लिए था, वो राष्ट्रपति शी का था। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के नेताओं ने बीजिंग में बातचीत की थी और वहाँ ये क्लैरिटी हुई थी कि चीन ये चाहता है ये बातचीत। और चीन ये चाहता है बातचीत, ये आज जो जिस तरह का वहाँ चीन में जिस तरह से लोग इकट्ठा हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि ये पेड्रो सांचे जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उपस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो पहला स्पेन, आप जानते हैं कि इस मामले में पहला देश है जो अमेरिका के इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर आक्रमण के सीधे-सीधे खिलाफ है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इसके अलावा पेड्रो सांचे ने इज़राइल की जितनी भर्त्सना की है, उतनी भर्त्सना यूरोप में अभी तक किसी ने नहीं की है। यानी आज तो ये भी हुआ है कि इटली, जो कि जॉर्जियानो मेलोनी ने की, हाँ। मेलोनी तो हुँ, ट्रंप के कैंप की मानी जाती हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने इज़राइल के साथ जो है अपनी जो रक्षा संधि है, हुँ, उसको सस्पेंड कर दिया है। जो हुँ, मैं हुँ, समझता हूँ कि एक तरह का ये संकेत है, जो दरअसल कि पूरा यूरोप, जो कि यहाँ यहाँ ब्रिटेन में आप देखिए, यहाँ कल संसद में यहाँ के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने सीधे-सीधे कहा कि हम ये जो है हार्मूज़ को खुले रखना चाहते हैं और हम इस लड़ाई को बंद देखना चाहते हैं। हम इस वार्ताओं के समर्थन में हैं और हम अमेरिका के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक बयान जब दिया था परसों रविवार को, उन्होंने ये हार्मूज़ को ब्लॉक करने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले अमेरिका के सैनिक जाएँगे, अमेरिका के जहाज़ जाएँगे, बाकी देश भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन उनको एक देश भी नहीं मिला जो उनके साथ खड़ा हो। तो इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसमें कितने अकेले पड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी हमें इसको एकदम सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। इसके दो वजह हैं। पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से रोज 150 जहाज निकलते हैं। हुँ, 150 में से 3 जहाज का जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के जो है ट्रंप ने या अमेरिका की सेना ने वो टकराव नहीं चाहती, और ना ही ईरान टकराव चाहता है। क्योंकि ईरान भी अगर चाहता तो ये जो अमेरिका के जो जहाज हैं, उन पर हमला कर सकता था, उसने भी नहीं किया। तो इससे ये लगता है कि दोनों पक्ष इसके लिए बातचीत अभी जारी रखने चाहते हैं और चीन का इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी मैं समझता हूं अमेरिका की दृष्टि से है, वो है इज़राइल। हुँ, इज़राइल अभी भी इस लड़ाई को रोकने के पक्ष में नहीं है। आज ही मोसाद के चीफ ने बयान दिया है कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ये बिल्कुल वैसा ही बयान है जो नेतन्याहू ने शनिवार की रात को किया था। लेबनान में इज़राइल के हमले लगातार जारी हैं। आज भी हमले बहुत सारे हुए हैं, बावजूद इसके कि आज ही वॉशिंगटन में इज़राइल और लेबनान के नेताओं के राजदूतों की बैठक हो रही है वहाँ पर सीज़ फायर के लिए। हालाँकि मुझे उस सीज़ फायर की उम्मीद उस बैठक से निकलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक ट्रंप नहीं कहेंगे नेतन्याहू को, तब तक नेतन्याहू नहीं रुकेंगे। और अभी तक नेतन्याहू का दबाव ट्रंप पर है। लेकिन ट्रंप का पूरा मागा मूवमेंट में जो दरार पड़ रही है, जिस तरह से वहाँ जो राजनीतिक उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो नए जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं रोज़, वो ये बताते हैं कि यहाँ तक कि उनकी जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें भी लोग इस लड़ाई के खिलाफ हैं और उन्हें ये लगता है कि ये अमेरिका फर्स्ट के बजाय इज़राइल फर्स्ट होने लगा है और इसको रुकना चाहिए। ये इज़राइल के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि जो जिस तरह का संकेत हम देख रहे हैं रिपोर्टों में, कि वहाँ अमेरिका के मीडिया में तो ये खबरें अब इस समय छाई हुई हैं, कि ये 5 साल के लिए
ईरान के जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको आप विराम दें या 20 साल के लिए दें, हो सकता है कहीं बीच में कोई वो हो, लेकिन वहां भी सबसे ज्यादा समस्या इजराइल की है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 5 साल के लिए ये मान लें। आपको याद होगा जेडी वांस ने उसी दिन जो है जब ये वार्ता खत्म हो गई थी अपने विमान से बात की थी नेतन्याहू से। नेतन्याहू, हाँ। तो नेतन्याहू को उन्होंने सबसे पहले, यानी ट्रंप से तो वार्ता के दौरान ही बातचीत कई बार हुई थी उनकी, और ट्रंप ने उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 5 साल वाला बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं होगा, हमें 20 साल पे ही अभी अड़े रहना चाहिए। तो वो जो उस दिन जो उस पर जो बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, वो उसके पीछे प्रेशर बनाए रखना था दोनों तरफ से। तो ये प्रेशर अपनी तरफ से ये भी बना रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ईरान को भी ये समझना होगा कि ये लड़ाई लड़ना कब तक ईरान लड़ेगा, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत इस लड़ाई से पहले ही बहुत खराब थी। आपको याद होगा जो लोग जो सड़कों पे उतरे थे, जिनकी बेरहमी से हत्या हुई थी, हजारों की तादाद में उन प्रदर्शनकारियों को मारा गया था, उनका उनके पीछे सबसे बड़ा असंतोष आर्थिक था। तो इस युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की है, जिस तरह से तबाही मचाई है ईरान में, उसमें ईरान में आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होगी। और उनके लिए इस लड़ाई को, देखिए चीन भी इस लड़ाई को चलते रहने के पक्ष में नहीं है। रूस हो जी। सकता है कि भाई उनको समर्थन देता रहे, आपको ये किस ठिकाने पे मारना अपनी सैटेलाइट की वो देता रहे, लेकिन चीन इस समय सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि चीन, आपने जैसा कहा कि 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि हार्म्यूज का जो 40% तेल है वो चीन के पास जाता है। चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है जो हार्मूज के रास्ते से गुजरता है, उसके बाद भारत है। तो मैं समझता हूं कि चीन का ये इंटरेस्ट है कि ये लड़ाई बंद हो। चीन का ये इंटरेस्ट है कि हार्मूज में किसी तरह की नाकाबंदी ना हो, इसलिए वो दबाव डालेगा ईरान पर। और अमेरिका जो है दबाव, मुझे लगता है कि देर सवेर उसे डालना पड़ेगा इसराइल पर, और तब ये समझौता होगा। और जैसा मुझे लगता है कि ये इस बात की संभावना है कि अगले 2-3 दिन में ये फिर से बातचीत हो। इसकी वजह ये भी है कि जो सीज फायर की जो मियाद है वो खत्म होने जा रही है 22 अगले। तारीख को खत्म हो रही है। जी। तो वो जी। हुँ। तो उससे पहले कुछ ना कुछ इनको आगे बढ़ना होगा। या तो ये हो सकता है कि आप ये बातचीत और आगे आगे रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में भी कोई बातचीत से कोई बहुत ज्यादा हल होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये कहें कि आप जो हैं अब मियाद है इसकी और बढ़ा देते हैं सीज फायर की, और हम और बात करेंगे। तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा समझौता जिस पर दोनों पक्ष दस्तखत कर सकें, वो अभी अगली बातचीत में हो सकता है। जी, चलिए बॉबी नकवी साहब, एक सवाल और उसका जवाब मैं नरेश जी से भी लूँगा कि एक तो हो गया यूरेनियम कि एनरिच्ड यूरेनियम जो 442-43 किलो है, 1000 पाउंड, उसको लेकर मान लीजिए 5 साल या 10 साल जो भी नेगोशिएशन होना है। लेकिन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर बचता है हॉर्मुज़, जिस पर हम और आप लगभग 1 महीने से बात कर रहे हैं कि ईरान को एक रास्ता मिल गया हॉर्मुज़ से हर जहाज से $20 लाख लेने का, एक डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से, और वो बिलियन ऑफ डॉलर हो जाता है साल में। तो ईरान हॉर्मुज सबसे बड़ी फांस एक उसके अलावा भाई न्यूक्लियर इनरिचमेंट को कब्जे में ले ले या उसके लिए अमेरिका ज्यादा कंसर्न है, लेकिन ये तेल खुले इसके लिए पूरी दुनिया कंसर्न है। अभी मैं देख रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज चली कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से लगभग 40 मिनट तक बात की। तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की चिंता नहीं होगी उसका न्यूक्लियर जो दबा हुआ है इनरिच न्यूक्लियर वो निकाल के जल्दी निकालो। उनकी चिंता होगी कि हॉर्मुज खुले ताकि नेविगेशन, फ्री नेविगेशन हो, और यही दुनिया के तमाम देशों का है। उसका क्या रास्ता निकलेगा अगर ये मीटिंग होती है तो? क्या ईरान दावेदारी छोड़ के पीछे हटेगा? बहुत मुश्किल है जीत जी। बहुत मुश्किल लगता है कि अ, जो लेवरेज ईरान के पास अभी है, जो लेवरेज उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करके जो है, उसको वो छोड़ेगा नहीं।
हम्म। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये अच्छा, जंग की बीच में एक लूट। बात, अगर छोड़ेगा नहीं तो फिर सवाल उठता है, जैसे मैक्रो का भी आज बयान आया, उन्होंने भी कहा, उन्होंने पेजेस्कियन से बात की, बात यही हुई कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए, किसी का टोल नहीं होना चाहिए। और ये ब्रिटिश पीएम का भी है। तो दुनिया के तमाम देश जो वहां से तेल लेते हैं, उसमें कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं है कि वो $20 लाख दे हर तेल टैंकर पर। तो अब इसके दोनों मिला के आप जवाब जी, हो सकता है कि देखिए अभी तैयार ना हो, दें। लेकिन ईरान का जो यहाँ पे जो क्लेम है, उनका ये कहना है कि साहब इस जंग से, ये जंग जो हमारे ऊपर थोपी गई, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज हुआ है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरीके से ये बात मान चुके थे कि ईरान इस टोल को वसूल करके अपना रिकंस्ट्रक्शन जो है शुरू कर सकता है। तो एक तरह की मतलब ये अंडरस्टैंडिंग थी कि साहब आप टोल वसूलिए और जितना वसूल सकते हैं उसके बाद आप अपना जो आपके यहाँ टूट-फूट हुई है, जो बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं, जो फैक्ट्रीज़ डैमेज हुई हैं, उनको आप रिपेयर करिए, उनको आप दोबारा बनाइए, दोबारा खड़ा करिए। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या सारी कंट्रीज़ तैयार होंगी? भई विलिंगली तो कोई कंट्री तैयार नहीं होगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। दूसरी चीज़ है कि क्या जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो कि स्टेक होल्डर हैं गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में, क्या वो तैयार होंगी? देखिए, उनके ऊपर वो तो चूँकि एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये टोल जो है, वो पे करेगा तो वो करेगा बायर, इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग, हाँ, बाय। बायर पे करेगा। हुँ। यानी जो तेल की जो सप्लाई चेन है, उसको ये टोल एब्ज़ॉर्ब करनी पड़ेगी। पूरी जो सप्लाई चेन है, यानी जब टैंकर में तेल भरा जाता है, वहाँ से लेके जब पेट्रोल पंप पे बेचा जाता है, ये पूरी सप्लाई चेन में इसको एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ईरान ये इस बात के लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो सकता है कि आप ये जो ईरान का जो टोल वसूली का जो काम है, इसकी आप एक मियाद हो सकता है तय करने के लिए वो बात मान लें कि आप 5 साल के लिए, 7 साल के लिए इसको वसूलें। लेकिन ऐसा नहीं लगता, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो अपना कब्ज़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पे छोड़ेगा। देखिए वही तो उसके ये इससे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पे जो कब्ज़ा है, ये तो वॉर की बूटी है, ये तो जंग की लूट है, जो ईरान को मिली है, उसको वो छोड़ेगा नहीं वो। इसके अलावा तो नहीं, तब ईरान के सवाल पास उठता कुछ है, एक काउंटर सवाल उसी पे है, ठीक है, ये कल भी आपने बात की थी, लगातार आप कह रहे हैं। फिर सवाल उठता है, फिर ये समझौता होगा कैसे? फिर डील होगा कैसे? क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी कि ट्रंप ने वार किया, हमला किया और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गँवा के और उसके बाद खुद निकल गए और उसका खामियाजा दुनिया के देश भुगते हैं। और क्या अमेरिका इससे निकल सकता? अगर निकलना ही था, तो ये हॉर्मुज की नाकेबंदी और ये सब कर क्यों रहा है? तो फिर तो फँसा रह जाएगा ना, इसका मतलब। भाई इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को देना है हुँ, कि हुँ। जो प्रॉब्लम 28 फरवरी के पहले नहीं थी, वो जंग के बाद वो प्रॉब्लम खड़ी कर दी और उस प्रॉब्लम का ऐसा लगता है कि वो ड्यूरेबिलिटी जो है यानी वो काफ़ी दिनों तक ये प्रॉब्लम रहेगी। हुँ। यानी जब तक ईरान चाहे उस पे टोल वसूली कर सकता है। अब इस पे ओमान का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं है। ईरान ने कहा था कि ओमान के साथ हम टोल की वसूली करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ओमान ने कहा है कि नहीं हम टोल नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो आई है ओमान अगर ऑफि ऑन द रिकॉर्ड है, ओमान की तरफ से स्टेटमेंट आया था 8-10 दिन पहले ही। जी, तो अगर ओमान नहीं लेगा तो फिर खाली ईरान वसूलेगा टोल, हुँ, हुँ। ठीक है? उनका ये कहना है कि आ ये रहा हूँ ये नरेश भी आपके पास, हाँ। ये टोल हम वसूलेंगे। अगर ये ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का अपना लेवरेज हटाएगा तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाएगा? हुँ, भाई ये जो $26 बिलियन के एसेट की अनफ्रीज की बात करते हैं, ये तो पैसा ईरान का ही है। ये कोई किसी का पैसा नहीं है, ये तो उन्हीं का पैसा है जो दूसरे बैंकों में बंद है। अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है इस वजह से कतर में या दूसरी जगह में, कोरिया में और दूसरी जगह पे ये पैसा बंद किया हुआ है, ये पैसा तो उन्हीं का है।
तो इसमें जो जंग की ये कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं, रिपेरेशन की बात करते हैं, वो पैसा कौन देगा? यू नो चलिए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए जो सैंक्शन की वजह से कहते हैं $100 बिलियन के आसपास है, अमेरिका से लेकर 1 दर्जन देश हैं जहां उसके पैसे फंसे हैं ईरान के। वो एक पक्ष है जो उसको अनफ्रीज किया जाए। लेकिन अभी हॉर्मुज का एक सवाल है नरेश कौशिक जी। 2 खबर थी कि 2 मुद्दे पर पेच फंसा। एक यूरेनियम एनरिचमेंट को जो 1000 पाउंड यूरेनियम है वो कब्जे में दें या उस पर दावेदारी छोड़े या किसी और देश में दे जो भी। और एक दूसरा हॉर्मुज। तो जो नकवी साहब बार-बार बोल रहे हैं बॉबी नकवी और ईरान बोल रहा है, जो ईरान से खबर आ रही है वही बता रहे हैं। तो फिर ये पेच क्या फँसा रह जाएगा और अमेरिका डील कर लेगा विदाउट हॉर्मुज? देखिए, मुझे मेरी राय इसमें भिन्न है, माफ़ कीजिए नकवी जी। उसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया में इस बारे में सहमति है कि ईरान को इस पे टोल नहीं वसूलना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें महँगी होंगी और कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं होगा। ये बात हो सकता है कि आप अमेरिका पर दबाव लीवरेज अब इस समय तो थोड़ा-सा आपका पलड़ा भारी ये करने की कोशिश की है। लेकिन मत भूलिए कि चीन भी नहीं चाहेगा इस टोल को, कि चीन का भी तो तेल महँगा होगा ना। वो ऐसा तो करेगा कि चीन ऐसा तो कर नहीं सकता ईरान कि चीन को कह दे कि हम तुमसे टोल नहीं लेंगे, बाकी सबसे लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन इसमें वीटो करेगा। दूसरी बात ये है कि ओमान, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़, ये खाली ईरान का नहीं है। इस पर पहली बात तो ये है कि इस बारे में बहुत अलग-अलग राय हैं। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यही कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय वोटर में, इंटरनेशनल वोटर में है, तो ईरान का उस तरह से इस पर कब्ज़ा नहीं है जैसे जो स्वेज़ कनाल पर इजिप्ट का कर्ज़ा था, जहाँ पर वो टोल वसूला जाता है, उसी का उदाहरण ईरान देता है। लेकिन ये बात सही है कि ईरान का एक लीवरेज है इस पर, ये उसने साबित कर दिया, उसने इसको न्यूक्लियर बटन की तरह से इस्तेमाल किया इस लड़ाई में। लेकिन होगा ये कि ये अ, इसमें समझौता जो होगा वो और चीज़ों को लेकर होगा। वो ये होगा कि जो जैसा एसेट्स के अनफ्रीज़ करने की जो बात हो रही है, उसको उसको वो कर देंगे, क्योंकि वो अभी तक ईरान का अपना पैसा है, अपनी संपत्तियां हैं जो जब्त की हुई हैं पूरी दुनिया ने अमेरिका के दबाव में। तो वो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे, वो भी एक साथ नहीं, धीरे-धीरे उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो तो कतर तक ने, यानी खाड़ी देशों में, चीन तक में है वो संपत्तियाँ। तो ये देश तो ईरान को अपना मित्र मानते रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं छोड़ी? तो ज़ाहिर है कि वो अमेरिका के दबाव के कारण नहीं छोड़ी। तो ये जो कुछ समझौता होगा इस तरह से होगा। और जहाँ तक वॉर रेपरेशन की बात है ना, रेपरेशन अमेरिका ने कभी किसी, दुनिया भर में तबाही की है उसने अपनी लड़ाइयों से। कहीं कहीं क्या उसने कहीं को रेपरेशन दिया? कहीं नहीं दिया। और अमेरिका से आप वसूल नहीं सकते हैं रेपरेशन। अमेरिका कुछ भी आप कहें, अभी बहुत बड़ी ताकत है, चाहे ट्रंप ने उनको उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया हो, लेकिन अभी भी चीन, जो दूसरी बड़ी महाशक्ति दिखती है, वो क्योंकि रूस तो अब रहा नहीं है, एक न्यूक्लियर पावर ज़रूर बचा है, लेकिन रूस महाशक्ति अब नहीं है। अगर है तो चीन है। लेकिन चीन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो मुकाबला अमेरिका का अभी भी कर सके। और ये बात हमने वेनेजुएला में देखी, जहाँ जो कि चीन का एक समर्थित देश था। वो निकोलस मदुरो तो इनके शी के मित्र थे, सहयोगी थे, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाए। इसी तरह से यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ में भी ऐसा नहीं है कि जवाब में चीन ने अपनी सेना भेज दी हो, क्योंकि वो स्थिति नहीं है। लेकिन चीन के पास में ईरान पर एक बड़ा लीवरेज है, और उस लीवरेज का इस्तेमाल करके वो इसको, ईरान को मनाएगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको लड़ाई के समय आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, वो ठीक है, लेकिन ये पूरी दुनिया में आप इसको नुकसान पहुंचाएं, इसके लिए हम तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चीन इसमें दबाव डालेगा और ये नहीं हो पाएगा। बॉबी नकवी जी कुछ कहना है आपको? लास्ट खत्म करते हैं क्योंकि पेच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फँसने वाला है।
अदरवाइज यूरेनियम पर तो चलिए 5 साल खबर आ रही है ईरान तैयार है, अमेरिका 20 साल कह रहा है, बीच का कुछ रास्ता निकल सकता है। जेनेवा में जो मीटिंग थी उस बीच भी ये सब बात हो ही रही थी। अरागची का बयान वार के बाद भी कई बार आया, अल जजीरा पर इंटरव्यू, एनबीसी के इंटरव्यू में कहा कि हम तो तैयार थे कि भाई आप उसको एजेंसी के सुपरविजन में आप वहां से निकालो मलबे के नीचे जो दबा हुआ है। तो वो हो सकता है उस पर कोई बात बने, हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां खूंटा गाड़कर ईरान बैठ गया, लास्ट जवाब। देखिए, पिछले जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार जो है सिर्फ न्यूक्लियर वाला मुद्दा दोहरा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलते। बहरहाल अब इसमें देखिए, जब ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में जब दोबारा ये बातचीत शुरू होगी या अनाउंस होगी, तो उससे पहले जाहिर है कि दोनों ईरान को और अमेरिका को अपनी अपनी पोजीशंस को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि ईरान क्या अपनी दोनों मुद्दों की पोजीशंस को जो है वो रिकैलिब्रेट करता है, यानी न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों पे। ठीक है, तो सवाल ये है कि उसके बदले में उसको मिलेगा क्या, उसको हासिल क्या होगा। भाई 40 दिनों से ज्यादा की उसने जंग झेली है और इतना डैमेज सहा है, तो उसको मिलेगा क्या। अगर उसको सीज फायर करना होता या घुटने टेकने होते तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ही खोल चुका होता, है ना। स्ट्रेट ऑफ नहीं तो हॉर्मुज को अनफ्रीज करने अपना जो उसका $100 बिलियन जो दुनिया भर के 1 दर्जन देशों में इंक्लूडिंग अमेरिका, उस पर निगोशिएशन करेगा। भाई अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए निगोशिएशन की एक दूरी है, एक हथियार है जिसके दम पर वो निगोशिएशन कर रहा है और इसलिए देखिए अमेरिका भाग रहा है। ये भी तो बात है ना। देखिए, शुरुआती दौर में ऐसा ही लग रहा था कि जब भी कोई बातचीत शुरू होगी तो वो ये जो लेवरेज है वो एक निगोशिएशन का एक टूल की तरह उसको इस्तेमाल करेगा, अपने उस लेवरेज को। लेकिन धीरे धीरे ये बात ईरानियंस ने साफ करी है कि दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ फ्रेमवर्क। वो एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है और उसको बहुत सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उसको बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये खाली एक नेगोशिएशन का टूल नहीं है, उसको खाली इस उससे इस्तेमाल नहीं करेंगे वो, उसको उनका नेगोशिएट उससे उस पे चलिए, एक ही चीज हाँ, नहीं, एक चीज के लिए रेडी होंगे, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोला जाना। देखिए, खोल तो वो देंगे, हाँ, खोलने से नहीं मना कर रहे कि नहीं हाँ। खोलेंगे, लेकिन सवाल वही है। नहीं नहीं, $20-20 लाख लेके खोल रहे तो खोलना नहीं हुआ। नहीं बात देखिए, चुंगी नाके को हटाने की है, बात टोल टैक्स के जो शुरुआत हुई उसकी है। देखिए बात यह है कि वो 20 मिलियन जो आप $2 मिलियन की बात कर रहे हैं फी वेसल, वो एक्चुअली एक डॉलर हाँ, फी बैरल है, प्रति बैरल। हाँ, बिल्कुल नहीं, सही बैरल कहा। है। मैं ठीक है, एक तो हाँ, तेल प्रति बैरल, एक, एक, प्रति एक बैरल है। तेल की कीमत अभी जो है वो $100 से ऊपर है। 28 फरवरी के पहले जो है वो डॉलर वो ये जो था वो $80 था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 80 उससे भी कम था। ठीक है, तो $1 अगर बैरल पे अगर लगाता है तो वो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। देखिए, ये अगर इस वक्त आज के टाइम पे गल्फ के अंदर अंदर खाली सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, सैकड़ों, और गल्फ ऑफ ओमान में उससे ज्यादा फंसे हैं, यानी कि हजारों की तादाद में छोटे बड़े जहाज वहां पे फंसे हुए हैं। सबको मालूम है कि खाली ये देखिए तेल की बात नहीं है, ये 20% तेल है, 20% गैस है, 33% खाद है, 8% एल्युमिनियम है, बाकी दूसरी चीजें जो है वो हीलियम है, सल्फर है, बाकी वो सब सारी चीजें अलग हैं, फूड सप्लाई वो सारी चीजें अलग हैं। तो यहाँ ये जो इम्पोज करने की जो उन्होंने बात करी है वो तेल के उस पे वेसल्स पे बात की है और कहा है कि $1 हम फी बैरल लेंगे। ये अभी क्लियर नहीं किया है कि जो दूसरे वेसल्स आएंगे, जो दूसरे कमर्शियल वेसल्स है, क्या उन पे भी टोल लगेगा। ठीक है, मैं तो ये
जी, जी, बताइए। मैं एक 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 चलिए, हाँ। पॉइंट और है चलिए कोई इसमें। नहीं, क्लोजिंग लेते हैं, नरेश जी बोलिए। मैं ये इसकी जो यहाँ मैं क्योंकि यहाँ यूरोप में बैठा हूँ और यूरोप में अमेरिका का भले ही विरोध हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ चीन के मित्र बन गए हों ये यूरोपीय देश। तो चीन को लेकर एक इस तरह का यहाँ पर खतरा है और ये खाड़ी देशों में जो सुन्नी जो देश हैं, उन देशों में भी वो नहीं चाहते कि ईरान इतना ताकतवर बन जाए कि वो अरबों डॉलर हर साल इस तरह से इकट्ठा करे और फिर उसका इस्तेमाल हम सबको डराने के लिए करे और हम पर हमला करने के लिए करे। तो और इज़राइल को भी इसमें जो है न्यूक्लियर के साथ-साथ ये भी एक बड़ा इश्यू है। वो अमेरिका और इज़राइल और बाकी जो पश्चिमी जगत है, यहाँ तक कि खाड़ी के देश, वो ईरान को इतना ताकतवर नहीं देखना चाहते कि वो आगे चलकर उनको एक बड़ा खतरा बन सके। तो इसलिए भी एक वजह है कि नहीं चाहते कि ये टोल वाली जो बात है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये उन्हें कोई उस तरह से नैतिक रूप से या गैर कानूनी लगती है, उसके पीछे ये दूसरी वजह भी है, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि और इसको लेकर भी बहस होगी ज़रूर। नहीं, एक छोटा-सा, चूँकि लंबा वीडियो हो गया, एक छोटी-सी बात कि याद करिए 10 दिन पहले ट्रम्प का एक ट्वीट आया था, जब सीज़ फायर की बात हुई, शायद उसी समय, या उसके पहले, जिसमें एक प्रस्ताव दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम जॉइंट कंट्रोल करेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा बनाएँगे। उस पैसे का इस्तेमाल ईरान अपने रिकंस्ट्रक्शन में कर सकता है। ये सब तो ट्रम्प बोल चुके थे। एक समय उन्होंने कह दिया था कि मैं और आयतुल्ला जो भी है वो जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। देखिए, ट्रम्प को तो हर जगह बिज़नेस दिखता है, तो उनको उसमें बिज़नेस दिखा। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने उनको समझाया होगा, तो उसके बाद उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया है। तो इसलिए आप समझिए और दूसरी बात ये कि इज़राइल जो है, इसमें जो न्यूक्लियर इश्यू है, जो आप कह रहे हैं कि बहुत आसानी से मान जाएँगे, ये वो बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, मैं ये नहीं इसकी कह रहा हूँ, मैं आसानी से मान जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा वो हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक वो इश्यू है और दूसरा ये, हाँ, जी। बॉबी नकवी जी, जी, देखिए जो आज का बॉबी ईरान नकवी। है। जी, जी, जो आज का ईरान है वो 28 फरवरी के पहले का ईरान नहीं रहा है, ठीक है? 28 फरवरी को जो ये जंग ईरान के ऊपर थोपी गई थी, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में से किसी ने उसका ईरान का साथ नहीं दिया। ये खड़े होके अमेरिका को नहीं बोला कि आप इस जंग को रोकिए और ये इल्लीगल वॉर है, या सब उसमें गोल-मोल बातें की हैं, चाहे वो नेटो के एलाइज़ हों, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ हों। तो देखिए, ईरान का जो स्टैंड, ईरान की जो पोज़ीशन रहेगी, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ईरान अपना लेवरेज, या आप ये सोचिए ना कि अगर ये बातचीत हो गई, एक सीज़फायर एक्सटेंड हो गया, परमानेंट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, यूरेनियम एनरिचमेंट पे कमिटमेंट दे दिया, 441 किलोग्राम यूरेनियम या तो रशिया पहुंचा दिया या उसको डी एनरिच कर दिया, तो फिर ईरान के पास बचा क्या? ईरान के पास क्या बचा? इसीलिए मेरा हुँ, ये मानना है कि इस लेवरेज को वो आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, और हुँ। उन्होंने साफ-साफ कहा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कि दे वांट रिकॉग्निशन ऑफ ईरान्स नेचुरल राइट ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हुँ। चलिए ठीक है, इस बात आपकी बात ये मान गया। इसका मतलब नरेश जी जो कह रहे हैं बॉबी नकवी, अगर यही, चूँकि ईरान का अभी स्टेटेड पोज़ीशन वही है, अगर वही पोज़ीशन रह गया तो बातचीत 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, उससे भी फिर बेनतीजा रहेगी। देखिए लास्ट बिल्कुल कमेंट नरेश कौशिक जी। देखिए मेरे ख्याल एसटी से उन डिस्कनेक्ट हुए, लंदन से हमारे साथ जुड़े थे नरेश कौशिक। दोनों की राय में थोड़ी ना इत्तेफाकी, अच्छी बात है, डिस्कशन में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है। हाँ, नरेश जी, नहीं मैं मैं ये लास्ट कमेंट चाहिए कि इसका मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद जब भी बात होगी, वो फिर बातचीत किसी नतीजे पर, किसी सिरे पर नहीं चढ़ेगी। मुझे लगता अगर है कि फिर जिस कुछ तरह से ईरान का अभी पोजीशन है और जो बॉबी नकवी कह रहे हैं। देखिए ईरान का जो जो इज़राइल का जो मामला है वो महत्वपूर्ण है और ईरान की पोजीशन न्यूक्लियर मामले में भी वही है, वो उनको लगता है कि ये उनका हक है।
कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनका हक है और यही वो हमेशा से उनकी कंसिस्टेंट राय है। तो उस पर भी बहुत आसानी से वो मानने वाले नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों मामले ऐसे हैं, पेचीदा हैं, जो अभी अड़े रहेंगे और मुझे बहुत प्रगति की संभावना, थोड़ी प्रगति इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई समझौता हो जाएगा अगली बातचीत में, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब अगर उसी पोज़ीशन पर ईरान रहा और उसी पोज़ीशन पर अमेरिका रहा, तो इसका मतलब इस बातचीत का भी फिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्या बीच का रास्ता निकलेगा? हम इंतज़ार करेंगे, पहले देखते हैं ये मीटिंग कब होती है। 3 दिन बाद होती है, 2 दिन बाद होती है और उसमें क्या जेडी वांस फिर आते हैं या कोई और रिप्रेजेंट करता है? क्या सिर्फ़ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ कोई और आते हैं? तो इंतज़ार रहेगा। और इस बीच दर्शकों को बता दें कि अभी जो लेटेस्ट खबर है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से लगभग 40 मिनट तक बात की है। क्या बात की ये भी पता नहीं। फिलहाल ये भी एक डेवलपमेंट है सीज़ फायर के बाद। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।